हे एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोग को चैप्टर 9 का सेक्शन 129 के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमारा ओके। सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले अपन लोग ये जाने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। हम लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, आप लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, राइट। चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 3 में हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ कंपनीज को नहीं बनाना होता, लाइक ओपीसी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट स्टार्टअप्स। इन कंपनी को कैश फ्लो बनाने का ज़रूरत नहीं था, राइट। 4th में हमारा था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। 4th हमारा था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एंड 5th में एक्सप्लेनेटरी नोट। ये चारों में कोई भी अगर एक्सप्लेनेटरी नोट चाहिए होता है तो वो हमारा होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है बैलेंस शीट, नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपीसी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट स्टार्टअप्स को बनाने का ज़रूरत नहीं होता है। फिर है हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड देन हमारा एक्सप्लेनेटरी नोट। कोई भी इन चारों के लिए अगर ज़रूरत हो तो कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमारा बुक में क्या दिया हुआ है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का, उसको ट्रू और फेयर व्यू देना चाहिए, और सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए हमारा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट वो शेड्यूल 3 का फॉर्म में होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, राइट। एंड देन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर होना चाहिए हमारा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये देखते हैं, चलो यहाँ पे नथिंग इन दिस सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 128 में नथिंग इन दिस सेक्शन आर अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी इंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर कंपनी फॉर विच अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन स्पेसिफाइड इन और अंडर द एक्ट। नथिंग, यार
नथिंग इन दिस सेक्शन, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 129 शेल अप्लाई टू, कौन कौन से कंपनी के लिए जरूरी नहीं है, शेल अप्लाई टू कौन कौन से कंपनी के लिए, फर्स्ट बैंकिंग कंपनी के लिए, ठीक है, पहला बैंकिंग कंपनी, सेकंड इंश्योरेंस कंपनी, नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी दोनों ही जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को एंड सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी को, फोर्थ कोई भी अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट, एनी अदर क्लास या फिर क्लासेस ऑफ कंपनी गवर्न अंडर एनी स्पेशल एक्ट, कोई भी स्पेशल एक्ट में गवर्न हुआ है कोई भी अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी, तो उस पर सेक्शन 129 नहीं एप्लीकेबल होगा, राइट, उसमें सेक्शन 129 एप्लीकेबल नहीं होगा उस कंपनी पे ना, ये चारों कंपनी पे, मतलब बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बोथ जनरेशन एंड सप्लाई और एनी अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट, ये चारों ही कंपनी ने अगर कोई मैटर स्टेट नहीं किया है, ठीक है, सेक्शन 129 ने बोला था कि ये मैटर तुझे स्टेट करना है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट इस चारों कंपनी ने अगर उस मैटर को स्टेट नहीं किया है, क्योंकि इनके ऊपर जो एक्ट लगता था ना, इनके ऊपर जो एक्ट लगता था, लाइक बैंकिंग कंपनी के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता था, ठीक है, उनके ऊपर जो भी एक्ट लगता था उसमें मना किया गया था डिस्क्लोज करने से वो सब फैक्ट्स, तो अगर तब इस कंपनी ने वो फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया है तो फिर इन पे कुछ भी पेनल्टी या ऐसा नहीं बोला जाएगा कि इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फेयर व्यू नहीं दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। सो इफ मैटर्स, अगर जो मैटर्स है ना विच आर नॉट रिक्वायर्ड to be disclosed, if matters are not required to be disclosed by act governing the company specified above, मतलब इन कंपनी को जो भी एक्ट गवर्न करता है उसमें ये मैटर, जो भी मैटर 129 में बोला गया करने और वो मैटर उस एक्ट के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है करना, तो फिर और इस कंपनी ने अगर वो चीज़ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐड नहीं किया है तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि उन्होंने ट्रू और फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं दिया, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग सी, if matters which are not required to be disclosed by act governing the company specified at point 2, ठीक है, देन नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सच मैटर, अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया वो मैटर को तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं किया है कंपनी ने, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एजीएम, अब कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एजीएम में प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शेल ले बिफोर सच मीटिंग फाइनेंशियल, ओके, इसमें ये बोला गया ना कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना कंपनी के, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो एजीएम में कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले बिफोर करेंगे, मतलब प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एजीएम में कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले बिफोर करेंगे, दैट मीन्स प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एट एवरी एजीएम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल ले बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ऑफ द कंपनी। एट एवरी एजीएम, सारे एजीएम में जो कंपनी के डायरेक्टर है वो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले बिफोर करेंगे, दैट मीन्स प्रेजेंट करेंगे। ओके, फिर है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स व्हाट, कि अगर किसी कंपनी का, ठीक है, अगर किसी कंपनी का सब्सिडी है या एसोसिएट है, ठीक है, वेयर अ कंपनी हैज़ वन और मोर सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी इटसेल्फ इन एडिशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा फाइनेंस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर किसी कंपनी का सब्सिडी है या फिर एसोसिएट है, ठीक है, तो फिर वो कंपनी ना प्रेजेंट करेगी, प्रिपेयर करेगी सबसे पहले एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कंपनी प्रिपेयर करेगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल इट्स सब्सिडरी, कितना भी अपने सारे सब्सिडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी, अपने एसोसिएट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी और जॉइंट वेंचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेगी सेम फॉर्म एंड मैनर जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉलो की थी ना कंपनी ने, वो सेम फॉर्म में और वो सेम मैनर में कंपनी अपनी सब्सिडी का, एसोसिएट का, जॉइंट वेंचर का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी। ओके, नेक्स्ट दूसरा, और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एजीएम में ले बिफोर करेंगे। ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एजीएम में ले बिफोर करेंगे, मतलब एजीएम में प्रेजेंट करेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एजीएम में प्रेजेंट करेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे prepare a consolidated financial statement of the company and all the subsidiary, associate company and joint venture in the same form and manner as its own in accordance with the applicable accounting standard। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी सब्सिडी का, अपने एसोसिएट कंपनी का, जॉइंट वेंचर का सेम फॉर्म और मैनर में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे वो अपना प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी, वैसे ही अपनी सब्सिडी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर सबका प्रिपेयर करेगी। विच शैल ऑल्सो बी ले बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद द लेइंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एजीएम में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी प्रेजेंट करना होगा। कौन से फॉर्म में? AOC 1 में प्रेजेंट करना होगा। AOC 1 सैलिएंट फीचर कंटेन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, सैलिएंट फीचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन करेगा AOC 1। कौन सा फॉर्म? AOC 1। ओके, मैनर ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब इन रूल 6 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है कंपनी को। ठीक है, शेड्यूल 3 में बनाना है। ठीक है, मैनर ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंस शेड्यूल 3 में बनाना है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी शेड्यूल 3 में बनाना है, क्योंकि हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 में बनाती है। कंसोलिडेट को भी शेड्यूल 3 में बनाना है और जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको फॉलो भी करना है, लाइक आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सेप्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले मैं आपको लिख के बताती हूँ कि क्या क्या एक्सेप्शंस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं का, वो वहाँ पे CFS था ना, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। एक्सेप्शंस क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का एक्सेप्शंस, सबसे पहले अगर होली ओन सब्सिडी है तो, या फिर पार्टली ओन सब्सिडी है तो, ठीक है, होली ओन या पार्टली ओन सब्सिडी
जिसमें कि सारे मेंबर्स ने इंटीमेट कर दिया है कि ठीक है कंपनी टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत बना, ठीक है। होली ओन सब्सिडरी या पार्टली ओन सब्सिडरी है और वो वहाँ पे सारे मेंबर ने इंटीमेट कर दिया है कि नो नीड ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ज़रूरत नहीं है। सारे मेंबर का कंसेंट मिल गया है राइटिंग में, ठीक है, तो फिर ज़रूरत नहीं है। सारे मेंबर्स का कंसेंट मिल गया है राइटिंग में कि कंपनी तुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ज़रूरत नहीं है, तो फिर ना कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट इज़, ये तो पहला पॉइंट था। नेक्स्ट इज़ कंपनी जिसका सिक्योरिटीज़ या तो फिर लिस्टेड नहीं है, कंपनीज हुज सिक्योरिटीज़ आर नॉट लिस्टेड, या फिर प्रोसेस में भी नहीं है, लिस्टिंग का प्रोसेस में भी नहीं है, ठीक है, नॉट प्रोसेसिंग, लिस्टिंग का प्रोसेस में भी नहीं है, नॉट प्रोसेसिंग ऑफ लिस्टिंग, ठीक है। कंपनी जिसका सिक्योरिटीज़ लिस्टेड नहीं है और ना ही प्रोसेस है लिस्टिंग का, ठीक है। कंपनी जिसका सिक्योरिटीज़ ना ही लिस्टेड है और ना ही प्रोसेस है लिस्टिंग का प्रोसेस में है कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो कंपनी को भी ज़रूरत नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। थर्ड इज़, अगर अल्टीमेट होल्डिंग ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया है तो नो नीड कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का फिर कोई ज़रूरत नहीं है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है अगर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया है। तो मान लो एक ए लिमिटेड है, इसकी सब्सिडी है बी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड का सब्सिडी है सी लिमिटेड। मान लो ए लिमिटेड ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया है सी लिमिटेड का, तो फिर बी लिमिटेड को ज़रूरत नहीं है सी लिमिटेड का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, 3 एक्सेप्शंस है। पहले होली ओन सब्सिडरी या पार्टली ओन सब्सिडरी में ऑल मेंबर्स ने राइटिंग में इंटीमेशन दिया है कि कंपनी नो नीड ऑफ प्रेजेंटिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर कंपनी का सिक्योरिटीज़ लिस्टेड नहीं है और ना ही प्रोसेस है लिस्टिंग में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में, तो फिर कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ज़रूरत नहीं है। तीसरा, अगर अल्टीमेट होल्डिंग ने CFS बना लिया है, ROC के साथ फाइल भी कर दिया है, बना के फाइल कर दिया है ROC के साथ, तब भी कंपनी को यहाँ पे जैसे बी लिमिटेड को बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलॉन्ग विद द रीजन एंड इफेक्ट देयर ऑन। ओके, इसमें क्या है ना कि मान लो कंपनी ना वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी डू नॉट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इधर देखते हैं, वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी डू नॉट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो कंप्लाई नहीं कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, तो फिर कंपनी डिस्क्लोज कर देगी इस बात को, ठीक है। कंपनी शैल डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता देगी कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेविएशन है, मतलब कंपनी डेविएट कर रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही है, और रीज़न बता देगी ऑफ सच डेविएशन एंड क्या इफेक्ट आया, फाइनेंशियल इफेक्ट आया वो भी बता देगी, ठीक है। अगर कंपनी डू नॉट कंप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं किया है तो फिर क्या हो, तो फिर कंपनी को क्या करना है, ठीक है। तो कंपनी ना सबसे पहले कंपनी ना डिस्क्लोज कर देगी, कंपनी विल डिस्क्लोज द डेविएशन, डिस्क्लोज करेगी डेविएशन को, कंपनी डेविएशन को डिस्क्लोज कर देगी सबसे पहले, ठीक है। दूसरा बताएगी रीज़न फॉर डेविएशन की आगे डेविएशन हुआ क्यों, कंपनी पहले डिस्क्लोज करेगी कि डेविएशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और दूसरा रीज़न बताएगी कि क्यों डेविएशन हुआ है, ठीक है। तीसरा, क्या फाइनेंशियल इफेक्ट आया, डेविएशन करने से क्या फाइनेंशियल इफेक्ट आया है वो भी कंपनी बताएगी,
ठीक है, क्या क्या पहले डिस्क्लोज करेगी डेविएशन के बारे में, दूसरा बताएगी रीज़न क्या था डेविएशन का, तीसरा वो फाइनेंशियल इफेक्ट बताएगी, अगर कोई फाइनेंशियल इफेक्ट है तो कंपनी वो भी बताएगी। एक्सेप्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, द सेंट्रल गवर्नमेंट में on its own or on an application by a class or classes of company by notification exempt कर देगी कोई भी क्लास या classes of company को for complying with any of the requirement of the section and rule made therein if it is considered necessary to grant exception to the public interest and such exception will be granted either unconditionally। okay, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी क्लास या क्लासेस ऑफ अ कंपनी को बोल सकती है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुझे ये सीए वाला सेक्शन फॉलो करने का, यानी कि सीएफएस बनाने का, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, ये रूल्स को फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। इन पब्लिक इंटरेस्ट में तुझे ज़रूरत नहीं है ये सेक्शन या रूल्स को फॉलो करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है ना, गवर्नमेंट कंपनी engaged in defense प्रोडक्शन, गवर्नमेंट कंपनी इंगेज्ड इन डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर सेक्शन 129 एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सेक्शन 129 शैल नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कंपनी इंगेज इन डिफेंस प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट इज पेनल्टी। कितना पेनल्टी लगेगा? ठीक है, कितना पेनल्टी लगेगा? देखो, अगर कंपनी में ना, अगर कंपनी कॉन्ट्रावेंसेस द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 129, तो अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस या सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या एनी अदर पर्सन, अगर कंपनी में ये 4 लोग हैं या कोई भी है इनमें से, कौन कौन? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस या सीएफओ या एनी अदर पर्सन, अगर ये लोग हैं तो फिर इम्प्रीजमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन फॉर ₹50,000 to 5 लाख या फिर दोनों। ठीक है, क्या बोला मैंने? इम्प्रीजमेंट अप टू 1 ईयर, जेल हो जाएगा, इम्प्रीजमेंट हो जाएगा 1 साल का, फाइन लगेगा 50,000 से लेके ₹5 लाख तक, या फिर दोनों भी हो सकता है। ठीक है, और अगर ये लोग नहीं है यहाँ पे, तो फिर सारे डायरेक्टर को इम्प्रीजमेंट होगा 1 ईयर का, फाइन लग जाएगा 50,000 रुपीज़ से 5 लाख तक, या फिर दोनों। ठीक है, रिकैप लेते हैं। पेनल्टी, कितना पेनल्टी लगेगा? ठीक है, अगर कंपनी में ना एमडी है, होल टाइम डायरेक्टर इन फाइनेंस है, एमडी है, होल टाइम डायरेक्टर इन फाइनेंस है, देन सीएफओ है, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या एनी अदर पर्सन। ठीक है, अगर ये लोग हैं यस, तो इन लोग पे लग जाएगा इम्प्रीजमेंट 1 ईयर का, अप टू 1 ईयर। ठीक है, सेकेंडली फाइन लगेगा, फाइन फ्रॉम ₹50,000 to ₹5 लाख। ठीक है, इम्प्रीजमेंट हो जाएगा या फाइन लग जाएगा 50,000 से लेके 5 लाख तक, या फिर दोनों। ठीक है, और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन फाइनेंस, सीएफओ या एनी अदर पर्सन नहीं है, नो, तो फिर सारे डायरेक्टर पर, ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के ऊपर ये लग जाएगा, ये तीनों, दैट इज इम्प्रीजमेंट, फाइन एंड या तो फिर दोनों। ठीक है, इतना ही था हमारा ये सेक्शन में। अभी हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 130। ठीक है, सेक्शन 130 क्या है? ठीक है, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑफ कोर्ट, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑन कोर्ट और ट्राइब्यूनल ऑर्डर्स। ठीक है, कंपनी का जो अकाउंट है ना वो रीओपन हो सकता है अगर कंपनी को एप्लीकेशन मिला, मतलब एप्लीकेशन मेड बाय, मान लो कंपनी को एप्लीकेशन दिया सीजी ने
या फिर आईटी अथॉरिटी ने, ठीक है, या फिर सेबी ने, या कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी, या फिर एनी अदर पर्सन। किसका किसका मैं बात की? सीजी, आईटी अथॉरिटी, सेबी, सिक्योरिटी बोर्ड, सॉरी स्टैट्यूटरी बॉडी या एनी अदर पर्सन का एप्लीकेशन मिलने पे। देखो यहाँ पे देखिए, ठीक है, द कंपनी शेल नॉट रीओपन इट बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर रिकास्ट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। कंपनी कभी भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को रीओपन नहीं कर सकती या रिकास्ट नहीं कर सकती अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है, अनलेस सीजी ने या आईटी अथॉरिटी ने, सेबी ने या एनी स्टैट्यूटरी बॉडी में या एनी अदर पर्सन ने ऑर्डर दिया हो कोर्ट में कि कोर्ट के पास बोला हो, ठीक है, एंड एन ऑर्डर इज़ मेड बाय द कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो या ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया हो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, अपना अकाउंट ना फ्रूडेंट मैनर में बना रही है या फिर मिसमैनेज कर रही है अपना अफेयर्स को, ठीक है, अकाउंट प्रूडेंट मैनर में बना रही है या फिर मिसमैनेज कर रही है अपना अफेयर्स को, ठीक है। तो फिर कोर्ट या ट्राइब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देंगे या इनकम टैक्स अथॉरिटी को नोटिस देंगे, सेबी को नोटिस देंगे, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी या एनी अदर पर्सन जिसने भी फाइल किया हो कोर्ट के पास कि कंपनी ने प्रूडेंटली अपना काम किया हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हुए या मिसमैनेज किया अपना अफेयर्स को, जिसने भी बोला उनको जाके नोटिस दे देगी और उनका जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा, इफ़ एनी मेड देन बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। रुको वेट, इधर देखते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कंपनी अपना अकाउंट रिकास्ट कभी नहीं करती है, रीओपन नहीं करती है अनलेस उनको एप्लीकेशन मिलता हो, अनलेस कंपनी को एप्लीकेशन मिला हो सीजी से, आईटी अथॉरिटी से, सेबी से या स्टैट्यूटरी बॉडी से या एनी अदर पर्सन से, ठीक है। जब तक कंपनी को ऑर्डर नहीं मिल जाता है इन लोग से, सीजी, आईटी अथॉरिटी, सेबी, स्टैट्यूटरी बॉडी या एनी अदर पर्सन से, तब तक कंपनी अपना अकाउंट को रीओपन नहीं करेगी या रीकास्ट नहीं करेगी, ठीक है। मान लो सीजी ने या आईटी अथॉरिटी, सेबी, किसी ने भी अप्लाई किया है एनसीईआरटी के पास, अप्लाई किया है एनसीईआरटी के पास, दैट इज ट्राइब्यूनल के पास, और फिर ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर देगी कंपनी को कि तू अपना अकाउंट रिकास्ट कर, कंपनी अपना अकाउंट को रिकास्ट कर, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को रीड्राफ्ट कर, रीओपन कर, ठीक है। तो फिर कंपनी को करना पड़ेगा, कंपनी को अपना अकाउंट को रीओपन करना पड़ेगा, रीड्राफ्ट करना पड़ेगा अपना अकाउंट को, ठीक है। और कितना साल का अकाउंट को वो रीओपन या रिकास्ट कर सकती है? रिकास्ट कर सकती है 8 ईयर्स का, पिछले 8 सालों का अकाउंट को, या फिर कोई भी हायर अमाउंट, सच हायर ईयर, कोई भी हायर ईयर। मतलब अगर सीजी ने कंपनी को बोला था तुझे 8 साल का नहीं 10 साल का करना है, बना अपना अकाउंट को प्रिजर्व करके रखना है, तो कंपनी 10 साल तक का प्रिजर्व करेगी, ठीक है। सच हायर ईयर जो प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, सच हायर ईयर में बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। और क्यों, क्या रीज़न हो सकता है कि कंपनी को बोला जाए अकाउंट को रिकास्ट कर या फिर रीओपन कर? क्या रीज़न हो सकता है रिकास्ट करवाने का या रीओपन करवाने का? अगर कंपनी ने प्रूडेंटली अपना काम किया हो तो, ठीक है, प्रूडेंटली अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया हो, या फिर कंपनी का जो अफेयर्स है ना, अफेयर्स ऑफ द कंपनी वो मिसमैनेज हो रहा हो, कंपनी का अफेयर्स मिसमैनेज हो रहा हो, तो सबसे पहले प्रूडेंटली अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया हुआ होगा कंपनी ने, तब कंपनी को ऐसा ऑर्डर मिल सकता है, या फिर अपना अफेयर्स, कंपनी अपना अफेयर्स को मिसमैनेज कर रही हो तो फिर ये ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। सो मैंने आज के वीडियो में मैं आप लोग को सेक्शन 129 एंड सेक्शन 130 बताई हूँ। आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय।